हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम आपको इन्वायरमेंटल साइंस का यूनिट 2 पढ़ाएंगे। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने कल ही वीडियो अपलोड की है। जिसने भी नहीं देखा है कि आप प्लीज़ जाकर वो यूनिट 1 की चैप्टर ज़रूर देखिए। आज हम पढ़ाएंगे यूनिट 2। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपका कोर्स सब्जेक्ट है ये एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स में यानी कि AECC में। आई होप कि आपको ये पता ही होगा कि आपने सब्जेक्ट चूज़ करें हैं तो पता ही होगा इतना तो आपको। एंड जो आपकी बुक का नाम है वो है कि पर्यावरण अध्ययन सहायक अध्ययन सामग्री आपकी बुक का नाम है एनवायरमेंटल साइंस का। यूनिट 2 जो इसमें आता है वो आता है पारितंत्र अवधारणा एवं परिभाषा। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिक इकाई के रूप में अनुक्रिया करते हैं। हम इसे पारितंत्र कहते हैं, यानी कि जो भी वो कार्य करते हैं आपस में अनुक्रिया जो भी करते हैं उसको क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द की रचना 1935 में एजी ने की थी। अब आता है पारितंत्र की संरचना जैविक व अजैविक घटक। कितने घटक है? 2 घटक है हमारे, एक जैविक और एक अजैविक। पारितंत्र के 2 प्रकार के घटक खाते हैं, इन्हें जैविक और अजैविक घटक कहते हैं। ये निम्न प्रकार हैं। अब नंबर 1 आता है हमारा ए पार्ट जैविक घटक। जैविक घटक, इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल हैं। सभी जीवित चीज़ों का पर्यावरण में अन्य जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालना, जैसे उदाहरण पौधे, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्मजीव आदि। ये क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जैविक घटक कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इसमें जो आता है, इसमें इसके प्रकार अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल उत्पादक, वे हरे भरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। यानी कि कार्बनिक पदार्थों से अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण जो करते हैं उनको क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट उपभोक्ता। कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान अथवा सेवाएं खरीदता है वो उपभोक्ता है। सामान जो खरीदता है वो उपभोक्ता होता है। अब इसमें भी निम्न प्रकार हैं, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता, वह जीव जो पौधों या पौधों के हिस्सों को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण खरगोश घास खाता है, टिड्डे पौधे को खाते हैं। तो खरगोश क्या खाता है? घास खाता है। और टिड्डे क्या खाते हैं? पौधों को खाते हैं। तो वह जीव जो पौधों या पौधों को हिस्सों को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। अब द्वितीय उपभोक्ता में कौन आते हैं? द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, जैसे कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि जीव जंतु ये जो होते हैं खरगोश, टिड्डे, इन सब पे निर्भर रहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि शेर, लोमड़ी, मेंढक, छिपकली आदि। द्वितीय उपभोक्ता इस श्रेणी में भी मांसाहारी जीव आते हैं जो अन्य मांसाहारी जीवों या द्वितीय उपभोक्ता के भोजन प्राप्त करते हैं। अब आता है हमारा तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता ऐसे जानवर हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ताओं को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तृतीय उपभोक्ता मांसाहारी शिकारी होते हैं, हालांकि वह शाकाहारी भी हो सकते हैं। जो ऐसे जानवर हैं जो मांस और पौधे दोनों की सामग्री पर भोजन करते हैं, कि ये मांस भी खाते हैं और भोजन भी, मतलब हरे बड़े पौधे जो होते हैं वो भी खाते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट आता है मृत जीवी और अपघटक। ये जीव आहार के रूप में मृत कार्बनिक सामग्री का उपयोग करते हैं। उदाहरण जीवाणु, कवक, छोटे कीड़े मकोड़े इत्यादि। अब इसमें बी पार्ट आता है हमारा अजैविक घटक। अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? देखिए, अजैविक घटकों में भौतिक स्थितियाँ और निर्जीव संसाधन शामिल हैं जो विकास, रखरखाव और प्रजनन के संदर्भों में जीवित जीवों को प्रभावित करते हैं। संसाधनों को एक जीव द्वारा आवश्यक पर्यावरण में पदार्थ या वस्तुओं के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है और अन्य जीवों द्वारा उपयोग के लिए उपभोग या अन्यथा उपलब्ध बना दिया जाता है। अब हमारा आता है पारितंत्र के कार्य। पारितंत्रों के कार्य क्या होते हैं वो देखिए। नंबर ए आता है हमारा ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह एक स्थिति की तंत्र के भीतर जीवित चीज़ों के माध्यम में ऊर्जा का प्रवाह है, यानी कि ऊर्जा आपस में देना लेना। सभी जीवित चीज़ों को उत्पादों और उपभोक्ताओं में व्यवस्थित किया जा सकता है और उन उत्पादकों और उपभोक्ताओं को आगे एक खास श्रृंखला में व्यवस्थित किया जा सकता है। खास श्रृंखला के भीतर प्रत्येक स्तर पर एक पोषण स्तर है। प्रत्येक ट्रैफिक स्तर पर जीवों की मात्रा को आधुनिक कुशलता से दिखाने के लिए इन खाद्य श्रृंखला को फिर ट्रैफिक पिरामिड में व्यवस्थित किया जाता है। खाद्य श्रृंखला में तीर दिखाते हैं कि ऊर्जा प्रवाह यूनाइटेशन है। तीर के शीर्षक के साथ ऊर्जा प्रवाह की दिशा का संकेत मिलता है। रास्ते में हर कदम पर ऊर्जा गर्मी के रूप में खो जाती है।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बी, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों के परस्पर भोज्य निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए सदैव किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है। एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है। भोजन के लिए सभी जीव वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों पे जीव जो हमारे निर्भर है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खाद्य जल। खाद्य श्रृंखला जब सीधे ना होकर जटिल हो जाती है, जब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक ही प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो जाल बन जाता है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। मतलब कि एक ही जीव बहुत सारे जीवों को खा रहा है तो क्या बन जाता है, वो खाद्य जाल बन जाता है। डी पॉइंट आता है हमारा पारिस्थितिकी अनुकरण। लंबी अवधि में समय के साथ किसी पारिस्थितिक समुदाय यानी कि इकोलॉजिकल कम्युनिटी के प्रजातीय संरचना का क्रमश बदल जाना पारिस्थितिकी अनुक्रम यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। इस प्रक्रिया में कुछ दशक जैसे कि वन्यजीवी के लिए से लेकर लाखों वर्षों तक समय लग जाता है। अब ई पॉइंट आता है हमारा जैव भूरसायन चक्र। जैव भूरसायन चक्र, जिसमें भूरसायन चक्र भी कहा जाता है, इसमें प्रकृति या जैविक कारण से पृथ्वी के तत्व का एक सर्कल में चक्र चलता रहता है, उसे ही जैव भूरसायन चक्र कहते हैं। कि ये जो प्रकृति का जल है, गैसों का चक्र है, वो चलता रहता है। जैसे जल का वाष्प में परिवर्तन होना, फिर पानी बनना, अधिक ठंड में बर्फ बनना या फिर से जल बन जाना, ये सब क्या है, ये जैव भूरसायन चक्र है। अब इसमें नंबर 1 आता है, इसके भी 2 पार्टों में बांटा गया है इसको। गैस चक्र। गैस चक्रों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और पानी शामिल है। तल छठी चक्रों में लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य पृथ्वी से जुड़े तत्व शामिल हैं। एक तलछट चक्र में तत्व भूमि में पानी में तलछट भी चल जाते हैं। अब आता है हमारा अवसादी चक्र। तलछटी चक्रों में लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर और अन्य अधिक पृथ्वी के तत्व शामिल हैं। तलछटी चक्र एक तत्व से दूसरे तत्व में भिन्न होते हैं, लेकिन प्रत्येक चक्र में मौलिक रूप से एक समाधान या पानी से संबंधित चरण और एक चट्टान या तलछट चरण होता है। तो अवसादी में और आपको गैसी चक्र में डिफरेंस पता चली गया होगा। इतने नॉर्मल पॉइंट्स हमने लिखा है, होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पारिस्थितिकी उत्पादक की अवधारणा। पौधे पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक होते हैं, जिनमें मानव सहित समस्त स्थलीय तथा सागरी जीवों को प्रत्यक्ष या पशु रूप से आहार प्राप्त होता है। यानी कि जो हमारे सागरी जीव उनको कहाँ से आहार प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष और परोक्षरोपण से। पौधे सूर्य प्रकाश की सहायता के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। पौधे कहाँ से अपना भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश की किरणों से। अब इसमें भी अलग अलग भागों में इसको बांटा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पारिस्थितिकी पिरामिड। एक पारिस्थितिकी तंत्र एक भौतिक क्षेत्र है जहाँ पौधे, जानवर और अन्य जीव साथ ही साथ मौसम और परिदृश्य जीव का एक बुलबुला बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक या जीवित भाग, साथ ही अजैविक कारक या निर्जीव भाग होते हैं। जैविक कारकों में पौधे, जानवर और अन्य जीव शामिल हैं। अब आता है हमारा संख्या पिरामिड। ये प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की संख्या को दर्शाते हैं कि कितने जीव एक पिरामिड में, कितने जीव, कितने पोषण है एक पिरामिड में, तो वो इसमें बताता है संख्या में। उदाहरण के लिए घास के मैदान में घास की संख्या घास को खाने वाले शाकाहारी जंतुओं की तुलना से अधिक होती है। एक शाकाहारी जंतुओं की संख्या मांसाहारी जंतुओं से अधिक होती है। अब आता है हमारा जीवभार बायोमास पिरामिड। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार की रेखांकीय निरूपण को जीवभार का पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों को प्रति इकाई क्षेत्र में, जो उसके इकाई क्षेत्र होते हैं, उन सब के भार जो हो जाते हैं, रेखांकित किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, जीवभार कहते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। अब आता है हमारा ऊर्जा पिरामिड यानी कि एनर्जी पिरामिड। एक पारिस्थितिकी पिरामिड यानी कि पोषी पिरामिड, एल्टिन पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड या कभी कभी खाद्य पिरामिड भी एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। मतलब ये ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है, जो किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर या बायोमास या बायो प्रोडक्ट दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब आता है हमारा भूसंतुलन और मतलब ऑब्लिक समस्थिति, आइसोस्टेटिक संतुलन, जैसे कि पृथ्वी की पपड़ी या लिथोस्फीयर और मेंटल के बीच गुरुत्वाकर्षण संतुलन की स्थिति है। जैसे कि क्रस्ट एक ऊंचाई पर तैरता है तो उसकी मोटाई और घनत्व पर निर्भर करता है।
ये अवधारणा ये समझाने के लिए लागू की गई है कि पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्थलाकृतिक ऊंचाई कैसे मौजूद हो सकती है। हालांकि मूल रूप से महाद्वीपीय क्रस्टल और मेंटल के संदर्भ में प्रभावित किया जाता है। बाद में इसकी व्याख्या स्थलमंडल के संदर्भ में की गई और एस्थनोस्फीयर विशेष रूप से समुद्री द्वीप ज्वालामुखियों के संबंधित में, जैसे कि हवाई द्वीप। अब आता है हमारा टॉपिक पारितंत्र के प्रकार। कितने प्रकार है पारितंत्र के, आइए वो देखते हैं। टुंडा पारितंत्र। टुंडा पारिस्थितिक तंत्र यानी कि अंटार्कटिक में और पहाड़ों की चोटियों पर पाए जाने वाले पेड़ रहित क्षेत्र हैं। मतलब जो अंटार्कटिका में और पहाड़ों की चोटी पर पाए जाते हैं पेड़, उनको कहते हैं। जहाँ जलवायु ठंडी और हवादार होती है और वर्षा कम होती है। टुंडा की भूमि वर्ष के अधिकांश समय तक बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन गर्मियों में जंगली फूल आते हैं। फिर आता है हमारा वन पारिस्थितिकी तंत्र। वन पारिस्थितिकी वन में परस्पर संबंधी पद्धतियाँ, प्रक्रिया, वनस्पतियाँ, पशुओं और पारिस्थितिकी तंत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वन प्रबंधन को वन विज्ञान, वन संवर्धन और वन प्रबंधन के नाम से भी जाना जाता है। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक वुडलैंड इकाई है जिसमें सभी पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव जैविक घटक शामिल हैं और वह उस क्षेत्र में वातावरण के सभी भौतिक रूप से मित्र अजैव कारकों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। अब आता है घास परितंत्र। घास स्थल परितंत्र को सवाना परितंत्र भी कहा जाता है। सवाना का जंगल आपने सुना भी होगा। कुछ पर्यावरण इसे अलग पारितंत्र के रूप से भी जानते हैं। सवाना शब्द का तात्पर्य एक पूर्ण विकसित घास आवरण के लिए होता है जिसमें बिखरी हुई झाड़ियाँ या छोटे वृक्ष भी होते हैं। घास के मैदान धरातल का लगभग 20% भाग घेरे हुए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मरुस्थलीय परितंत्र। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत सी अनुदैर्ध्य रेतीली टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप ये शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर वनस्पति नहीं उगती है। अब आता है जलीय परितंत्र। किसी जलीय वस्तु यानी कि जैसे तालाब, नदी, समुद्र के परितंत्र इकोसिस्टम को जलीय परितंत्र यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं। जलीय परितंत्र के अंतर्गत वह सभी जलीय जीव जंतु ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो उस पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। ये एक दूसरे को निर्भर करते हैं। अब आते हैं इसमें नंबर 1 तालाब परितंत्र। एक तालाब पारिस्थितिकी परितंत्र में जैव और अजैविक दोनों तत्व होते हैं। तालाब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों की तरह 2 प्राथमिक घटक है, जिसकी पानी, घुलित खनिज, ऑक्सीजन और CO2। एक तालाब का जैविक घटक पानी, घुले हुए खनिजों, ऑक्सीजन और CO2 से बना होता है। नंबर 2 आता है इसमें झील परितंत्र। एक तालाब या झील की पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक जीवित पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव के साथ साथ ही अजैविक, निर्जीव, भौतिक और रासायनिक संपर्क शामिल है। तालाब और झील पारिस्थितिकी तंत्र लैक्टिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख उदाहरण है। लैटिन लेसन में स्त्रियाँ अपेक्षाकृत अभी भी पानी को संतृप्त करता है, जिसका अर्थ है कि सुस्त। अब आता है हमारा नदी परितंत्र। नदी पारिस्थितिकी तंत्र जल बह रहा है जो परिदृश्य को सुखा देता है और पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के बीच जैविक बातचीत, साथ ही कई हिस्सों को अजैविक, निर्जीव, भौतिक और रासायनिक अंतक्रियाओं में शामिल करता है। अब नंबर 4 आता है हमारा समुद्री पारितंत्र। समुद्री पारितंत्र एक प्रकार का जलीय पारितंत्र है जिसका मुख्य घटक खारे पानी के होने की विशेषता है। मतलब यहाँ पे समुद्र में क्या होता है, खारा पानी होता है। समुद्री पारितंत्र में विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है, जैसे कि समुद्र महासागर, नमक, दलदल, प्रवाल, भृतियाँ, उथले तटीय जल, मुहाना, तटीय खारे पानी के लेगून, चट्टाने किनारे और तटीय क्षेत्र। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पारितंत्र का महत्व व संभावित खतरे। एक पारितंत्र का प्रकृति का एक खंड है जिसमें जीवित प्राणियों का एक समुदाय होता है और भौतिक पर्यावरण दोनों के बीच सामग्री का आदान प्रदान करते हैं। मतलब कि एक इंसान भी और जानवर भी या फिर पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, आपस में आदान प्रदान करते हैं एक चीज़ों का। प्रकृति, जीव और पर्यावरण के 2 घटक व केवल अत्यधिक जटिल और गतिशील है, बल्कि अनिश्चित पारिस्थितिक रूप से प्रतिक्रियाशील और परस्पर संबंधित है। अब इसमें खतरे क्या होते हैं आप वो देखिए। पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा माना जाता है यदि वे छोटे या सिकुड़े हों। मतलब अगर वो छोटे हों या फिर सिकुड़े हों तो उनको खतरा माना जाता है। यदि मिट्टी जैसी जीवन समर्थक प्रणाली खो रही है
या यदि शिकारी शिकार संबोधनों जैसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को बाधित कर रहा है, तभी क्या होता है, एक दूसरे के लिए खतरा होता है। तो गाइस देखिए, हमने बहुत शॉर्ट में आपको ये यूनिट 2 आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।